देखो अब क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000, मतलब हर 1000 लोगों पे एनुअल बर्थ कितने का है? 39.4 बर्थ है हर 1000 पे, और 19.4 का डेथ है हर 1000 पे। मतलब बर्थ रेट 39.4 है, डेथ रेट 19.4 है। तो कितने साल में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ये मानो कोई इमिग्रेशन नहीं, इनमें बाहर से आने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, अब बताओ कैसे करेंगे सॉल्व? लगाओ दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे? एनुअल बर्थ और डेथ रेट ये गिवन है। मैंने आपको फिर बताया अपन सारे क्वेश्चन लगभग कोशिश करेंगे कैलकुलेटर पे करने की। ठीक है ना? मैनुअली हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, आप मैनुअली मतलब कैलकुलेटर की हेल्प से। 39.4 का बर्थ रेट है। अच्छा बताओ, मतलब ग्रोथ कितनी हो रही है? मतलब इतने लोग का जन्म हो रहा है, इतने लोग की डेथ हो रही है, मतलब हर साल पॉपुलेशन कितना बढ़ रही है? 20 लोग हर 1000 पे बढ़ रहे हैं। मतलब ग्रोथ कितनी है बताओ? 2% की ग्रोथ है ना भाई। अगर 19.4 का डेथ है और 39.4 का बर्थ है, तो ग्रोथ कितने लोगों की है? 20 लोगों की है हर कितने पे? 1000 पे। मतलब ग्रोथ 2% की है। अब बोल रहा है ये बताओ पॉपुलेशन डबल हो जाए, ये 2 के बराबर हो जाए। डबल मतलब अगर आज 1 है और हर साल ग्रोथ कितनी हो रही है भाई, ऐसा समझो। मान लो अभी किसी टाउन की पॉपुलेशन 10,000 की है, हर साल कितने की ग्रोथ हो रही है? 2%। तो ये बताओ ये पॉपुलेशन 20,000 कितने टाइम में होगी? डबल चाहिए ना। अब वो 10,000 पे लूं, 1 लाख पे लूं, 100 पे लूं या 1 पे लूं, टाइम तो उतना ही है ना। ग्रोथ 2% की है। अब ग्रोथ 2% कंपाउंडिंग होगी ना ग्रोथ हमेशा। भाई मैंने कहा मान लो इस साल 100 लोग थे, अगले साल 2 लोग बढ़े, तो कितने हो गए? अब 102 का 2% बढ़ेगा ना वापस आके। समझे बात को? तो हमको एक तरह से क्या निकालना है, हमको बोला डबल हो जाए। अगर बोलता 3 गुना हो जाए तो इसको 3 के इक्वेट कर देते। अब कैसे करेंगे? अब कैलकुलेटर पे आओ। अब कैलकुलेटर पे 1.02 को, मतलब या तो आंसर क्या हो सकता है 35। अब इंटू इक्वल टू करके चेक करो कितने टाइम में 2 आंसर आ रहा है आपका। तो देखो 1.02 इंटू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 ऐसे कर दो। ऐसे इक्वल टू करते जाओ आप लोग, तो ये 2 आएगा लगभग 35 ईयर्स में, अप्रोक्सीमेट 35 ईयर में। मतलब इसकी पावर में अगर 35 रखोगे तो 2 कब बन रहा है हमको ये बताना है। कैसे करोगे? वन, अब ये ऐसे मत करना 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02, ऐसे नहीं करना है। इंटू इक्वल टू करके काउंट करते जाओ। 1.02 इंटू सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे काउंट करते जाओ, कब फिगर 2 के बराबर आ रहा है। तो काउंट करते जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। अब ये ध्यान रखना, जब 1.02 इंटू इक्वल टू किया आपने, मेरी बात सुनना, जब 1.02 इंटू इक्वल टू किया मतलब सेकंड से स्टार्ट कर रहे हो आप। अब इक्वल टू किया थर्ड, अब इक्वल टू किया 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करना है अपने को। बस ये प्रेस करते जाओ, तो आपको ऊपर देखते जाओ, जैसे ही फिगर 2 आए वो आपका आंसर है, और काउंट करते जाओ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुन लेना। 1.02 की पावर लगाओ 2, इंटू किया इक्वल टू, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करते जाओ। बस ये करते जाओगे आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। समझ आया? तो 1.02 की पावर n के बाद लिख दो गो बाय चॉइस। अब तुम्हारी लैंग्वेज में लिख दो कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना? तो n आएगा 35। वापस समझाऊं क्या? बर्थ रेट 39.4 है, डेथ रेट 19.4 है, तो कितने लोग बढ़े? 20 लोग बढ़े, कितने पे? 1000 पे। तो ग्रोथ 2% की हुई। हाँ, वे 100 लोग जन्म ले रहे हैं, 70 लोग की डेथ हो रही है, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है? 30 की।
अब 30 की पॉपुलेशन हर 1000 पे, तो 3% की ग्रोथ है। बोला 39.4 बर्थ रेट है, 19.4 डेथ रेट है, तो 39.4 हर 1000 पे है, ये हर 1000 पे है, तो ग्रोथ कितनी है? 20 लोगों की ग्रोथ है हर 1000 पे, तो 2% ग्रोथ रेट है, ऐसे निकाला ग्रोथ। अब बताओ डबल कब हो जाएगी पॉपुलेशन? वापस समझाओ, बर्थ रेट इज दिस वन, डेथ रेट तो ये ग्रोथ हो गई, ये डिवाइड बाय 1000 क्यों किया? क्योंकि ये वैल्यू 1000 पे गिवन है मेरे को, बर्थ रेट भी 1000 पे, डेथ रेट, अब ये 100 पे होती तो 100 से डिवाइड करता, ये 10,000 पे होती 10,000 से डिवाइड करते। हाँ मतलब 2% की ग्रोथ है, तो अब एक, अगर आप तो ऐसा समझो, बैंक में 1 रुपया जमा कराया, हर साल 2% पे ग्रोथ हो रही है, तो बैंक में पैसा डबल कब हो जाएगा? तो अब अपने को उसको सॉल्व कर लो, और एक तरीका है लॉगरिथम के थ्रू करो, बट बहुत लंबा हो जाएगा। लॉग लेके करो, लॉग लेके करो तो अलग बात है, फिर एग्जाम में लॉग टेबल्स अवेलेबल होती है, वो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको चाहो तो लॉगरिथम के थ्रू भी कर सकते हो, n log 1.02 इक्वल टू log 2, तो लॉगरिथम के थ्रू भी वैल्यूज निकाल सकते हो फिर, बट फिर इसको लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम दोनों करना पड़ेगा आपको, और उससे बहुत लंबा हो जाता है फिर कैलकुलेशन। समझे बात को? लॉगरिथम पढ़ा होगा ना कभी? हाँ, टेबल्स होती थी लॉगरिथम की। चलो एक और करो ट्राई, अब इसी पैटर्न का ये करो आप लोग। द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी, आपको इस चैप्टर में टीवीएम में जो मैं करा रहा हूं उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन मॉड्यूल भी नहीं देखना है आपको, मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो मैं आपको हर तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। यू नीड नॉट डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम जितना मैं पढ़ा रहा हूं। 15 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 15 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ढंग से कर लोगे तो लिखो द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी will treble itself at 8% per annum is। और यहां पर पता है एक और चीज ध्यान रखना, ये चैप्टर आपका जो मैथ्स वाला पोर्शन है 40 मार्क्स उसका चैप्टर है ये, मतलब ये स्टैट्स नहीं है, ये मैथ्स का सिलेबस में है ये वाला चैप्टर, तो यहां पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। हाँ, अब मैथ्स का तुम्हारा 15 नंबर का काम मैं बहुत ढंग से कर रहा हूं, अब 25 में से 20 लाने का काम तुम लोगों का है, बाकी 15 में से तो 15 दिलवा दूंगा मैं तुमको, अगर तुम मेरे साथ ढंग से पढ़ लिया इस चैप्टर को तो। बताओ कितने समय में पैसा 3 गुना हो जाएगा? अब ये अपने आप करो, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना, एग्जैक्ट तो निकालना मुश्किल है कैलकुलेटर से, अप्रोक्सीमेट निकाल लो, कितने समय में पैसा 3 गुना हो जाएगा अगर ग्रोथ 8% से है तो। अब ग्रोथ 8% से मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए? सब लोग चेक करो कैलकुलेटर पे, अब ये ऑप्शन पुटअप करो, 14.29 पुट नहीं कर पाओगे, एग्जैक्ट देखो 1.08 इंटू सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 14, देखो सुनो, आप जब 14 तक लेके जा रहे हो तो 2.93 आ रहा है आपका, जब आप 1.08 की पावर 14 कर रहे हो ना तो 2.93 आ रहा है, अपने को 3 चाहिए, तो एक बार और करो, अब आ रहा है 3.17, मतलब 14 करेंगे तो इतना आएगा और 1.0 पावर 15 करेंगे तो इतना आएगा, तो मतलब दोनों के बीच में हो रहा है कहीं भैया, 1.0 पावर 14 करोगे तो 2.93 आ रहा होगा, और पावर 15 करोगे तो 3.17 आएगा, तो इसका मतलब इसके बीच में है ना आंसर कहीं ना कहीं। अब आप बोलो तो एग्जैक्ट, एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाओगे, तो बेस्ट है अप्रोक्सीमेट 14.29 की पावर 14 करोगे तो 2.93 ये करोगे, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर ले लो 14 पॉइंट, वापस समझाओ,
14.29 आएगा आंसर, है ना? क्लियर है? अप्रोक्सीमेट निकल जाएगा आंसर। एक और लिखो। बताओ, टाइम बाय विच सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ। अब ये भी 14.2 ही आएगा, चेक करो। मतलब 1.05 की पावर n, ये 2 के बराबर कब आएगा? चेक करो कितना आ रहा है। आ रहा है 14.2। देखो 14.2 आर से आ रहा है। वापस समझाऊं क्या? क्या पॉइंट मतलब कैसे? नहीं तो पॉइंट जैसे मान लो 12.3 है, तो आपको ये तो पता लग रहा है ना 14 से ज्यादा है। नहीं, अब ऐसा हो मान लो 14.2 ने एक 14.3 हो ना, एक 14.4 हो, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए फिर, है ना? फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर लॉगरिथम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है एग्जैक्ट निकालने का, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो करो, वरना और कोई तरीका नहीं निकालने का। ऐसा होता नहीं है, मतलब यूं, ये तो फिर उलझाने वाली बात हो गई। मतलब ये तो यूं परेशान कर रहा है एग्जाम में पूछ, ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं आता है इतना अप्रोक्स, इतने पास पास मॉड्यूल में एक दो क्वेश्चन गिवन है, बट वो एग्जैक्ट निकाल नहीं पाओगे फिर आप, ठीक है ना? एग्जैक्ट तो कैलकुलेट, फिर लॉगरिथम के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं निकालने का फिर आप। हो गया? चलो देखो नेक्स्ट। देखो, ये चैप्टर का पता है एक इंपॉर्टेंस क्या है? मैं आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये चैप्टर इवन आपको मतलब बहुत फाइनेंस की बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग देता है। अब फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग क्यों देता है? अब जैसे पता है क्या होता है, अपन म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। आप कोई भी म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना चाहो कभी, जैसे मैं आपको कोई भी म्यूचुअल फंड को ट्रैक करोगे, उनमें रिटर्न ऐसे लिखा होता है। मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड पता है ऊपर ऐसा लिखते थे, XIRR और CAGR। मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं एक म्यूचुअल फंड का, अब आपको पता है उससे पता लग जाएगा कि कंपाउंडिंग रिटर्न, एक म्यूचुअल फंड तुमको ऐसा बोल रहा है 5 साल से स्टार्ट हुआ, वो बताएंगे हमको मान लो ये दे रहा है वो 50%, बट ये दे रहा है 12%। तो पता है कंपनी वाले बेचते कैसे हैं? वो देखो इसने 50% रिटर्न जनरेट कर लिया, जबकि कंपाउंडिंग टर्म में रिटर्न कितना बैठ रहा है? सिर्फ 12%। मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखा तो आपको पता लग जाएगा आपको। तो अब क्या होता है, जैसे अभी आज की तारीख में अपन बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना है। अब विच इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, आज मैं कहता हूं अगर जो इन्वेस्टमेंट करना है और मेरे पास व्हाइट का पैसा है, व्हाइट मतलब मेरे पास में बुक्स का पैसा है। अब बुक्स का पैसा है, विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट? अगर बुक्स का व्हाइट का पैसा है, आप बोलो सर हम लैंड में इन्वेस्ट कर दें, तो लैंड मतलब तुम व्हाइट का पैसा तोड़ करके ब्लैक में डाल रहे हो, लैंड जनरली ब्लैक में होता है। आप बोलो हम फिजिकल गोल्ड खरीद लें, तो जनरली ये इन्वेस्टमेंट कभी एडवाइजेबल नहीं है अगर आपके पास बुक्स का पैसा है तो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बताओ अगर जमीन खरीद लोगे तो अल्टीमेट आपने किया क्या? आपकी बुक्स में इधर कैपिटल चल रहा है मान लो 50 लाख का, अब आपने एक जमीन खरीदी जिसकी रजिस्टर्ड वैल्यू 3 लाख है। लॉजिक समझना, देखो रजिस्ट्री 3 लाख पे करवा रहा है सामने वाला बंदा, बट आपसे लेट से ले रहा है वो 20 लाख रुपए। ऐसा ही होता है ना जमीनों की डीलों में, तो बोलता है रजिस्ट्री तो हम 3 लाख की कराएंगे, बट आप पे कितना करो? अब बोलता है 17 लाख रुपए आप किस में पे करो? कैश में पे करो। अब जो लोग बिल्कुल नहीं समझते, उनको लगता है यार, अब जैसे मान लो इधर उनके बैंक में पड़ा है लेट से 25 लाख रुपए, इधर चल रहे हैं लेट से डेटर चल रहे हैं 5 लाख के, सब बुक्स के पैसा है तो।
अब आप मेरी बात समझो, आपकी रजिस्ट्री कितने की हो रही है? 3 लाख की रजिस्ट्री हो रही है। आप कितने का लैंड परचेज कर रहे हो? 20 लाख। आपके पास ब्लैक का पैसा ही नहीं और आप जमीन खरीदते हो ये वाली। अब जमीन खरीदते हो तो आप बताओ पेमेंट कितना करोगे उसको? 20 लाख का पेमेंट करोगे। अब 20 लाख में पता है आप इसको बैंक को तोड़ोगे। अब बैंक से आपने 20 लाख विड्रॉ किए, वो सामने वाला आदमी बोलेगा मैं 3 लाख ही लूंगा बैंक अकाउंट में, तो 17 लाख कैश में लूंगा। अब आप क्या करते हो? बैंक में जाते हो, 20 लाख रुपए विड्रॉ करते हो। 20 लाख विड्रॉ किए, आपकी बुक्स में एंट्री क्या आई? कैश टू बैंक। आपने कितने रुपए विड्रॉ कर लिए? आपका तो वाइट का पैसा है। आप बोलोगे मेरे पास कैश इधर कितने का हो गया, और बैंक बैलेंस कितना रहा? 5 लाख। अब सामने वाले आदमी ने बोला कि मेरे को बैंक से 3 लाख रुपए डालो। आपने यहां से 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए उसके अंदर। आपकी बुक्स में लैंड कितने का आएगा बताओ? 3 लाख का ही आएगा। आप 20 लाख कैसे रिकॉर्ड करोगे? अब आप क्या करोगे? रजिस्ट्री 3 लाख की करा रहे ना। आपने 17 लाख उसको कैश दिया। अब 17 लाख कैश दिया मतलब आपका कैश बैलेंस कितना रह गया? और बदले में लैंड कितने की पड़ी आपके सिर्फ? तो आपका अल्टीमेट क्या टूट गया? आपने वाइट का पैसा तोड़ दिया अपना। भाई हुआ क्या? आपका बैंक में 25 लाख पड़ा था, आपने जमीन खरीदी कितने की? 3 लाख की। खरीदी 20 लाख की, बट ब्लैक में दिए 17 लाख। तो अल्टीमेट आपकी बुक्स में तो लैंड 3 लाख ही पड़ा। तो बाकी 17 लाख जो आप कैश दे रहे हो वो किसको ब्रेक करके आपके? तो मतलब आप एक तरह से लॉस में चले गए ना। अब कैपिटल कितना दिखेगा बुक्स में आपका? और आपने ऐसा सेट लिया जो ब्लैक में लिया। तो लैंड हमेशा एडवाइजेबल है कहां से खरीदना चाहिए? ब्लैक का पैसा है तो ब्लैक में दो। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए बुक्स का पैसा तोड़ करके ब्लैक में दे दिया हमने। अब होगा क्या? जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं, अभी एक बहुत अच्छी लैंड की डील आई थी हम लोग 5-7 दिन पहले। मतलब मैं आपको, ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सेक्टर 14 में एक लैंड आया, वो बोलता है मैं 70 लाख में दे दूंगा, बट मेरे को पूरा पैसा किसका चाहिए? कोई एनआरआई था, बोले ब्लैक में 1 रुपया नहीं लूंगा मैं। अब ये लैंड था अप्रोक्सीमेट 2500 स्क्वायर फीट। तो अगर कॉस्टिंग निकालते तो लगभग 3-1 हजार रुपए कॉस्टिंग आती है, और उस एरिया में रेट है लगभग 6 हजार रुपए की फीट। लेकिन उसने बोले मैं वाइट का पैसा ही लूंगा। अभी तक उसको 1 महीना हो गया, लैंड का बायर ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लगभग सारे लोगों का पैसा किसका पड़ा हुआ है? ब्लैक का। अब व्हाइट का पैसा कौन तोड़ के डाले लैंड के अंदर? अब होगा क्या? अब मैं पूछता हूं, मेरे को व्हाइट के पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो आप कहां इन्वेस्ट? अच्छा, प्रॉपर्टी के अंदर भी हम देखते हैं। आज मान लो मैंने 6000 रुपये फीट की प्रॉपर्टी खरीदी, मैं देखते हैं एप्रिसिएशन है, मेरे को लगा एप्रिसिएशन है, तो एप्रिसिएशन 10% से आया तो नहीं होगा ना साल में। मैं बोलता हूँ आज 6000 की प्रॉपर्टी खरीदी, अगले साल या तो बहुत प्राइम लोकेशन हो, एक एवरेज इन्वेस्टमेंट करा हमने 6000 का, क्या रेट से इन्वेस्ट किया? आप सोचो 2 साल बाद इसको मैं 10,000 रुपए फीट पे बेच दूंगा, नहीं पॉसिबल है। तो अल्टीमेट आप अगर कंपाउंडिंग टर्म में निकालोगे ना, तो व्हाइट का पैसा और ब्लैक के पैसे का रिटर्न सेम बैठता है। अब आज सोचो अगर इस पैसे को हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड कंपनी बोलती है हम 12% रिटर्न तो दे ही देंगे। अब 12% रिटर्न का फायदा क्या हुआ? ये कंपाउंडिंग रिटर्न है आपका। अब मान लो आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1.12 की पावर लगाया, और 10 साल का इन्वेस्टमेंट किया, तो ये पैसा इतना मिलेगा आपको 10 साल के बाद। और हाथों हाथ पैसा मिलता है इक्विटी मार्केट में। लैंड में तो बेचना भी दिक्कत है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब आगे के लिए तुम भी ध्यान रखो भी इन्वेस्ट करो तो, कि ऑलवेज ब्लैक मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड एंड लैंड, एंड व्हाइट मनी शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टेड इन बैंक इक्विटी मार्केट, तो ही पैसा ग्रो होता है। आप पता चले व्हाइट का पैसा तोड़ तोड़ के जमीन में डाल रहे हो, आपका रिटर्न नेगेटिव चला जाएगा। तो ये सब चीजें पता है, ये चैप्टर जो अपन पढ़ रहे हैं इससे तुमको समझ में आता है। अब अपन ने 5% की ग्रोथ हुई, अब आप खुद देखो, देखो अपन ने अभी क्वेश्चन किया 8% एक बैंक रिटर्न देता है। अगर कोई बैंक जाके बोलता है कि हमको, बैंक बोलता है 8% की एफडी करा दो आप, अब अगर आप बैंक में एफडी 8% की कराते हो, तो आपको माइंडसेट क्लियर होना चाहिए उस पैसे को डबल होने में कितना समय लगेगा? 14 साल लगेंगे डबल होने में। मतलब अगर तुमने आज 1 लाख रुपए जमा करा है बैंक में और 14 साल के जमा करा के भूल गए, तो वो पैसे को डबल होने में कितना समय लगेगा?
14 साल। अब उसको रिटर्न कंपेयर करो लैंड से, तो आपको पता पड़ेगा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है हम लोगों को, क्योंकि बैंक हमेशा रिटर्न कंपाउंडिंग देता है। आई बात समझ में? ये हो गया। अब ये वाला लिखो, A5200 R 5% N 6 ईयर, तो P निकालना है। ऑप्शन लिखो, फर्स्ट 3000, सेकंड 3880, थर्ड 3220 और डी नन। बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? इक्वेट कर लो, 5200 इक्वल टू 1.05 की पावर 6 और P। अब फटाफट करो, आ रहा है 3880। इसका मतलब क्या हुआ? 3880 को 5% से इन्वेस्ट करते हैं 6 साल के लिए, तो 6 साल बाद कितने रुपए बन जाएंगे? वो 5200 रुपए बन जाएंगे हमारे। बोलो वापस समझाओ, एनी डाउट? सबको क्लियर है? अच्छा, WDV SLM आइडिया है? डेप्रीशिएशन के मेथड्स। SLM में डेप्रीशिएशन क्या रहता था? हर साल। और WDV में क्या होता है? हर साल डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो लिखो अब, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मशीन डेप्रीशिएट्स SLM एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना, अमाउंट क्या रहता है? हर साल सेम ओरिजिनल अमाउंट पे लगता है। और WDV में क्या होता है? रिड्यूसिंग वैल्यू पे लगता है हमेशा। अ मशीन डेप्रीशिएटेड at WDV basis cost 1 lakh, scrap value 30,000, तो लाइफ ऑफ मशीन ये बताना है हमको। फर्स्ट लिखो 4.5 ईयर, 5.4 ईयर, 5 और नन ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन समझे आप लोग क्या पूछ रहे हैं बेटा? एक मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है, एक मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए की कॉस्ट है। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 1 लाख की है, डेप्रीशिएशन कैसे हो रहा है? डेप्रीशिएशन रेट लिख लेना, शायद रेट नहीं लिखा है मैंने, 20% लिखना है। रेट 20% लिखना। रेट 20%। एक मशीन है, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक मशीन जो WDV मेथड पे है, 1 लाख की मशीन है, हर साल डेप्रीशिएशन कितना हो रहा है? अब 1 लाख की मशीन पे अगर हर साल 20% WDV मेथड पे डेप्रीशिएशन हो रहा है, तो ये बताओ ये मशीन 30,000 रुपए की कितने सालों के बाद रह जाएगी? 1 लाख की मशीन है जिसपे हर साल 20-20% डेप्रीशिएट हो रहा है, तो ये बताओ ये मशीन 30 सालों के कितने सालों के बाद 30,000 रुपए की रह जाएगी? अब कैसे करोगे? देखो ध्यान दो, वापस कैलकुलेटर पे हो जाएगा। 1 लाख का 20% लो, पहले साल कितना डेप्रीशिएशन हो रहा है? 20,000 का, तो पहले साल के बाद कितनी रह गई? 80,000। पहले साल के बाद कितनी रह गई? फिर इसी में 20% निकालो, तो 2 साल बाद कितनी रह गई? 64,000। 2 साल बाद 64,000, फिर वापस इसका 20% निकालो, तो 3 साल बाद कितनी हो गई? 51,200।
ठीक है, फिर 20% निकालो, तो 4 साल बाद 40960, फिर 20% निकालो तो 32768 5 इयर्स के बाद, और फिर 20% निकालो तो 26215 आ रहा है। मतलब 5 साल से तो ज्यादा, 5 साल से तो ज्यादा और 6 से कम, 5 और 6 के बीच में आ रहा है ना कि 30,000, मतलब आंसर इज 5.4। गो बाय चॉइस। अपनी लैंग्वेज लिख देना, 1 लाख पे 20% एवरी ईयर लेस करना है। डिक्लाइनिंग वैल्यू पे 1 लाख पे 20% डिक्लाइनिंग वैल्यू पे एवरी ईयर लेस करो तो आंसर आ जाएगा आपका। वापस समझाओ क्या, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो, मतलब 1 लाख में 30,000 क्या 70,000 डिप्रिशिएट हो गया। शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? सबको आ रहा है समझ में? एक और लिखो, देखो यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन, टेन ईयर्स, कॉस्ट 10,000, डेप्रिशिएशन रेट 10% पर एनम, कैलकुलेट स्क्रैप वैल्यू। बताओ, 10 साल की लाइफ है, 10,000 की कॉस्ट है, 10% की रेट है, स्क्रैप वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन लिखो, फर्स्ट लिखो 3486.78, बताओ 10 साल की लाइफ है, 10,000 की कॉस्ट है, 10% की रेट है, स्क्रैप वैल्यू पता नहीं, बताओ फटाफट निकालो। मतलब आपको 10,000 की वैल्यू को बताना है 10 साल बाद कितना रह जाएगा, WDV मेथड है, WDV मेथड है। अब वापस कैलकुलेटर पे करो, 10,000 का 10% निकालो, 9,000 रह गया 1 साल बाद, फिर 10% निकालो 2 साल बाद 8100, ऐसे 10% ऐसे करते जाओ बार बार, 10,000 इंटू 0.9 इंटू 0.9 ऐसे 10 बार कर लो। भाई हर साल 90% रहता जा रहा है ना वैल्यू, ऐसे भी कर सकते हो, 10,000 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 ऐसे 10 बार कर लो, इंटू 0.9 10 टाइम्स करो। भाई आप समझो 10% डेप्रीशिएट हो रहा है, मतलब पहले साल वैल्यू कितनी रही 90%, सेकेंडरी वैल्यू कितनी रही, फिर थर्ड ईयर तो 10,000 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 10 बार कर लो आप, या 10% माइनस इक्वल टू करते जाओ, बट उससे लंबा पड़ेगा आपका। मेरी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुन लेना, 10% का डेप्रीशिएशन है तो 10,000 पे पहले साल 0.9 रह गया। हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये बताओ कितना स्क्रैप रह जाएगा 10 साल के बाद, तो पहले साल 9,000 की वैल्यू रह गई, वापस 90% लगाओ 8100, फिर से 0.9, 3 साल बाद 7290 इंटू 0.9, 4 साल बाद 6561, ऐसे 10 साल बाद बतानी है हमको। तो 10,000 इंटू 0.9 इंटू 0.9, अब पता है देखो ये जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना इनमें, उतना फटाफट ग्रिप बैठेगा आपका। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए, 10% डेप्रिशिएशन, 90% वैल्यू रह गई, तो निकालना क्या हमको वो आइडिया होना चाहिए, समझे बात को? तो आपका आंसर कितना आ रहा है 3486.78। अब जिसको अकाउंट्स का WDV नहीं आता है उसको ये समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि WDV आता है
और लेट माय assumption रिमेन ट्रू। अपन नहीं पढ़ते थे अकाउंट फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption कि अगर नहीं आता है तो बताना पड़ता है, हाँ ना, यही था ना, डिस्क्लोजर इज नीडेड इफ नॉट फॉलोड। चलो एक और लिखो, अभी क्लास थोड़ी ना खत्म हुई, लिखो अभी तो एक और लिखो। अरे कोई बात नहीं, 12:30 क्या ऐसा क्या रूल बना है क्या 12:30? अभी करो, कर लिखो, फटाफट लिखो। लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। होमवर्क मिलेगा, अभी और दे रहा हूं होमवर्क, तुमको होमवर्क दे ही देता हूं। चलो लिखो, 2 क्वेश्चन लाके होमवर्क दे रहा हूं अभी, रुको। लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹4,000 on ₹4,000 at quarterly is बताओ, 6 महीने की कंपाउंडिंग क्वार्टरली से हो रही है 4,000 पे, तो बताओ ब्याज कितना मिलेगा। अब इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट नहीं बताना है आपको, तो इंटरेस्ट कितना होगा। अच्छा 6 महीने हो तो कितने क्वार्टर हो गए, 6 महीने कितने क्वार्टर हो गए। तो अब आप फॉर्मूला यूं रट लो कि सर ने पावर 4 बताया था, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना फॉर्मूला लगाने के साथ साथ। 6% मतलब 12% की रेट है, क्वार्टर कितने हुए, 2 क्वार्टर, तो क्वार्टरली रेट क्या हो गई भाई, 1% महीने की हो गई ना। तो 4,000 इंटू कितने क्वार्टर है भाई, 3% 2 बार कंपाउंडिंग होगा ना भाई। मैंने 4,000 लगाए, पहले क्वार्टर में कितना मिलेगा मेरे को, पहले क्वार्टर में 3% ब्याज मिलेगा, तो 4,000 का 3% कितना हो गया। अगले क्वार्टर में वापस मेरा अमाउंट कितने से स्टार्ट होगा, तो इसका 3%, या तो ऐसे करो या ऐसे कर लो, आपको इतना पैसा मिलेगा -4,000, ये इंटरेस्ट डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो। अब आप ये बोलो सर आपने तो 4n बताया था पावर में, बट 4n तो यार 4 साल है ही नहीं ना, पूरा साल हो तो 4 लगेगा, क्वार्टर तो 2 ही लग रहे हैं ना। अगर 2 साल होते तो 8 क्वार्टर हो जाते। नहीं आया समझ में। हाँ 243 आ रहा है अप्रोक्सीमेट, 243 कर लेना, इसके 243 ऑप्शन है, ये ऑप्शन 243 है और मैं 245 गलती से लिख दिया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सुनो, अगर कंपाउंडिंग मंथली होता, मान लो इसी केस में इंस्टेड ऑफ क्वार्टरली कंपाउंडिंग मैं बोलता मंथली कंपाउंडिंग होता, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ कंपाउंडिंग मंथली होता, तो फॉर्मूला कैसे लगाते बताओ। 4,000 ब्रैकेट 1 पॉइंट क्या करूं, 0.3 करेंगे हम, 0.1 करेंगे, मंथली मतलब एक एक महीने में कंपाउंड हो रहा है ना। और पावर में क्या करता बताओ, सेम क्वेश्चन है, बस कंपाउंडिंग मंथली होता तो क्या करते बताओ, कि पावर में क्या कर देते। 6 महीने है ना, यहां पे रेट 3% है, 2 क्वार्टर है, और अगर डायरेक्ट सेमी एनुअली होता तो डायरेक्ट 4,000 डायरेक्ट 6% निकाल लेता। मंथली होता तो आंसर ये बन जाता मेरा, और माइनस करोगे 4,000 तो इंटरेस्ट आ जाएगा, और क्योंकि ये क्वार्टरली है तो ये आपका आंसर है, तो आंसर इज 243। वापस समझाऊं क्या, एनी डाउट।
एक और लिखो, देखो, what annual rate of interest, what annual rate of interest will double investment in 7 year given 2 की पावर 1/7 इक्वल टू 1.10450, ये गिवन है क्वेश्चन में। ऑप्शन लिखो पहला, बहुत आंसर बहुत इजी है, डायरेक्ट पता लगा है। कितनी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, पैसा 7 साल में डबल हो जाए, मतलब 7 साल में डबल हो मतलब अमाउंट कितना चाहिए मेरे को, प्रिंसिपल आज अगर 1 रुपया लगा 2 रुपए चाहिए ना, मान लो इन्वेस्ट किया मैंने P, प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया तो अमाउंट कितना होना चाहिए, डबल। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो कि पैसा डबल हो जाए 7 साल में, तो डबल मतलब कितना होना चाहिए, मैंने मान लो P इन्वेस्ट किया तो 2P हो जाना चाहिए, या आप 1 रुपया इन्वेस्ट किया 2 रुपए हो जाना चाहिए, सिंपल। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1/7 2 की पावर 1/7 है। इसमें पता है, देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, ये 1 रुपया प्रिंसिपल है, ये जब मैं बोल रहा हूं ना मैंने कहा 10% पे इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद कितना मिलेगा बोलोगे, 1 रुपया 10 पैसा, तो 1 रुपीज बेस अमाउंट, इंटरेस्ट तो 10.45% है ना। आप देखो 2 की पावर 1, ये वैल्यू कितनी गिवन है मेरे को, ये किसके बराबर हुआ, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट वैल्यू आपको। तो अब बताओ आर कितना आ गया, और 10.45%। ये सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, आंसर वही दिख रहा है डायरेक्ट, 1.10450 मतलब 10.45% इंटरेस्ट रेट है। मतलब 1 रुपए को अगर 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 1 रुपए को 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, क्या रेट पे, तो पैसा डबल होगा। समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल। होमवर्क लिखो एक बार, होमवर्क तुमने बोला ना सर, लिखा होमवर्क, देखो एक्सरसाइज 4B, ये कॉपी में है ना, जब होमवर्क करो तो इसी के आगे कर लेना, ताकि बाद में ध्यान रहेगा ये साथ साथ करने क्वेश्चंस। 4B, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, 10th और 11th मॉड्यूल में आपको 4B मिल जाएगा, ये क्वेश्चन कर लेना 1 2 5 10 11। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।